हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा है, उस हवाले से ज़रा आज मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे आज आपको मालूम है कि कराची में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मुज़ाहरा के ऊपर अटैक किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों किया गया। पहले ही दिन मतलब आपकी इतनी जो है वो पेशेंस का लेवल है कि आप पहले दिन वो रन आउट हो गए और आपने उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख दिया। ख़वातीन थीं, उनके साथ बच्चे थे और मार-मार के उनकी तबाही फेर के रख दिए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें बहुत ही अजीब-सी आज हमने देखी वहाँ पे जो सिचुएशन बनी और फिर उसके बाद कोई माज़रत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सॉरी वग़ैरह नहीं है। इसके साथ-साथ ज़रा बात करेंगे कि एहतसाब का जो मामला है, वो कहाँ तक चल रहा है। मुसद्दक़ अब्बासी साहब ने मुशीर एहतसाब के तौर पर उनको नॉमिनेट कर दिया गया है और साथ-साथ हम ये भी बात करेंगे कि महँगाई का जो मामला है, वो किस तरफ जा रहा है और करप्शन जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, उसको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे और आखिर में थोड़ा-सा ज़रा देखेंगे कि ये जो सदारती निज़ाम की बहस चल रही है, ये क्यों एकदम शुरू हो गई है? इसका ज़रा तजिया करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और पीटीवी के ऊपर अपना शो करते हैं, बहुत बड़ा नाम सहाफ़त का और उनके वालिद साहब जो थे वो उनके उनसे भी बहुत बड़ा नाम सहाफ़त का। तो अब्दुल करीम आबिद साहब, उनके जो साहबज़ादे हैं, सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, सर वालेकुम सलाम इसरार भाई। कैसे हैं जी आप, ठीक-ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा सलमान भाई, टू स्टार्ट विद ये ज़रा मुझे बताएँ कि क्या आज आपको भी अजीब लगा ये जो एमक्यूएम के मुज़ाहरे के ऊपर अटैक किया गया है और जिस तरीके से उसको एक किस्म का रुसवा किया गया है? वर यू एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट जी? देखिए बुनियादी तौर पे इस वक्त जो अगर आप 18वीं तरमीम को देखें तो जी, 18वीं तरमीम ये कहती है कि मरकज ने सूबों को इख्तियारात देने थे और सूबों ने डिस्ट्रिक्ट्स को इख्तियारात देने थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिंध लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमें पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा आइसोलेटेड नजर आती है और उसकी वजह यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और पीपल्स पार्टी एक जगह पे खड़ी है। आप देखिए एमक्यूएम वहां पर है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तमाम जमातें इस वक्त सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर अपनी सीरियस रिजर्वेशन लेके आई हैं, इसको अदालत में चैलेंज किया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी इस मसले को सियासी बुनियादों पर हल करने की बजाय ताकत के अंदाज में चीजों को डील करने की कोशिश कर रही है और जो खास तौर पे सिंध का शहरी हल्का है उसको वो इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 140A और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 7 जो है वो पाबंद करता है सूबों को कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है उसको वो तस्लीम करें। इसी वजह से वहां पर एक एहतजाज चल रहा है। लेकिन आपको पता है इससे पहले जमात इस्लामी का 2 हफ्ते से धरना चल रहा है, फिर एमकेएम ने कल धरना दिया, पीटीआई ने इसको चैलेंज किया हुआ है, अली जैदी साहब ने। तो ये सारी सिचुएशन जो है पीपल्स पार्टी ने को पॉलिटिकली चीजों को डील करने की बजाय वो इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली डील कर रही है और नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेकिन के सलमान साथ भाई साथ एक चीज़ ज़रा मुझे बताएँ कि जमात इस्लामी का जिस तरह आपने फरमाया कि 3 हफ्तों से चल रहा है, जमात इस्लामी को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और एमक्यूएम जो बेचारी वो आज ही शुरू हुई है और आज ही वो सर मुंडाते ही ओले पड़े वाली बात होगी। ये देखिए क्या वजह इसलिए है? कि कराची में अगर आप देखिए तो एमक्यूएम एक मेजर स्टेक होल्डर है और आपको पता है कि वहां पे डॉक्टर वसीम अख्तर साहब पहले सिंध के मेयर भी थे। तो पीपल्स पार्टी के और उनके इख्तलाफात तो बड़े नुमाया हैं और वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर खास तौर पे कराची के शहरी हलकों को वो बुनियादी हकूक और फंडामेंटल राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से जमात इस्लामी के मुकाबले में जो एमक्यूएम है उसके बारे में पीपल्स पार्टी का सख्त रवैया है और वो चाहते हैं कि एमक्यूएम वहां से इस तहरीक को जनरेट ना करे, अदरवाइज वो एक बड़ी तहरीक पैदा कर सकती है कराची के कॉन्टेक्स्ट में। इसी वजह से उसको इनिशियली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से और बाई फोर्स जो है उसको दबाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा कल आपने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो साहब जो बहुत ज्यादा सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, 18वीं तरमीम की बात करते हैं और बार बार वफाक को इल्जाम देते हैं कि वफाक उनकी सूबाई खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनकी अपनी हुकूमत जो है उनकी नाक के नीचे जो सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी है उसको वो देने वो के लिए उसको तैयार नहीं है। और और बड़ी दिलचस्प बात खास तौर पे इस मौके पर कि खुद वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो रैलीज हैं वो निकाल रहे हैं
लेकिन दूसरी तरफ जो है एहतजाज को रोक रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है इसरार भाई कि जो पहले से 2013 के एक्ट में इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए गए हैं और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। और असल में लड़ाई ये है कि जो सिंध की दही तकसीम है और जो शहरी तकसीम है, अब वो ये समझते हैं कि शहरों में हमारी पोजीशन नहीं है, यानी कराची को ले लें, हैदराबाद को ले लें, मीरपुर खास को ले लें, तो ये जो अर्बन सिटीज हैं जहां इस वक्त जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का हमें असर ज्यादा नजर आता है, तो उनको वहां से उन्होंने शहरी हुकूमत से मफलूज करके सारी पावर जो है ना उसको सेंट्रलाइज कर लिया है। यानी हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के तहत सूबे के अंदर तमाम इख्तियारात को पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली अपने पास रख के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सारा रिएक्शन है। अब देखेंगे कि पीपल्स पार्टी सारे मसले को कैसे लीड करती है। ठीक है, अच्छा अब जरा एहतसाब की तरफ आ जाते हैं। ये जो एहतसाब के हमारे जो जार थे शहजाद अकबर साहब, उनको फारिग कर दिया गया अचानक ही, और कहा तो जा रहा है कि पहले से काफी चीजें ब्रू कर रही थी, लेकिन उनके जाने की क्या खास वजह सामने आई और फिर मुसद्दक अब्बासी साहब ने टेक ओवर किया है, उनके बारे में क्या इतलात हैं और एहतसाब का एज वी स्पीक क्या स्टेटस है जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान का बुनियादी नारा जो है वो एहतसाब था, और उनका ख्याल ये था कि शहजाद अकबर साहब कुछ बुनियादी जो है ना तब्दीलियां एहतसाब के निज़ाम में ला सकेंगे और कुछ लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में वो कानूनी मावनत करेंगे। तो इमरान खान साहब की जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन कह लें, वो ये है कि शहजाद अकबर साहब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। उसका इजहार पिछले एक माह से मुख्तलिफ मीटिंगों के अंदर हो रहा था, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद शहजाद अकबर साहब रिप्लेस हो जाए। दूसरा ये है कि मलिक रियाज साहब के उनके साथ उनके जो मामलात हैं वो भी जेर बहस आए हैं, और कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी कानूनी तौर पर रिलीफ देने के लिए जो ताखीरी मामलात चल रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं शहजाद अकबर साहब का और नैब का कोई रोल था, इस वजह से उनको तब्दील किया गया है। दूसरी बात यह कि अब 1.5 साल रह गया। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये गठजोड़ था इनका, शहबाज शरीफ का और शहजाद अकबर साहब का? देखिए, अभी तक अगर आप नैब को मजमूई तौर पे देखें तो नैब ने तो सारे के सारे ताखीरी हरबे इख्तियार किए ना, और 100 से मरियम के केस में भी, मरियम के केस में उसके केस में भी। अब आप देखिए ना, शहबाज शरीफ के केस में 110 गवाह हैं। अब ये 110 गवाह तो 5 साल में भी पूरे होने वाले नहीं है जिस तरह से चीजें चल रही हैं। तो अब इमरान साहब के पास अपॉर्चुनिटी ये थी कि उनके पास 1.5 साल रह गया है। अगर इस 1.5 साल में भी अगर वो किसी एक को भी अकाउंटेबल नहीं कर पाते तो उनका पूरा नैरेटिव जो है ना वो सारा का सारा डाउन जाता है। इस वजह से अब कोशिश की गई है, ये जो ब्रिगेडियर साहब आए हैं इनको भी लें, और कुछ तरीके से खास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो बड़ा स्ट्रांग है कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसको प्रोसीडिंग जो है उसकी बड़ी स्लो है, उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसमें खास तौर पे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अदालत से भी रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि वो रहम करें हमारे ऊपर और अदालती निजाम को साथ लेके चले। तो ये उधर से सलमान भाई, अदलिया से तो कोई रहम की अपील नहीं कबूल होगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि उनका तो आपको पता है स्टाइल कैसा है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ये जो मुसद्दक अब्बासी साहब जो आए हैं, ये भी इनका पुराना तजुर्बा है, मुशर्रफ दौर से ये नैब के साथ मुंसलिक रहे हैं, इनका जरा मुझे बताएं कि क्या बैकग्राउंड है, और खासतौर पर ये भी बताएं कि लोग कह रहे हैं कि शायद फौज ने अपना बंदा रखवा लिया है, तो क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये DG नैब रहे हैं, तो जरा नैब के मामलात के बारे में इनकी दस्तरस, इनकी जो अपना एक्सपीरियंस है वो उसका काफी है, और वो ये भी समझते हैं, जानते हैं कि नैब में अगर चीजों को ताखीर करना हो तो क्या तरीकेकार होते हैं, और अगर नैब में कुछ मामलात को स्पीड करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये जो हमारी फौज है और या एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ और प्राइम मिनिस्टर की माफी मुशावरत के साथ इनका तकर्रर हुआ है। उसकी एक खास वजह यह है क्योंकि देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट भी जो है पाकिस्तान में एक किस्म का अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है उसको आगे लेके चलना चाहती है। अगर आपने इस अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को आगे लेके नहीं चलना तो फिर ये सारे के सारे हमारे इदारे जो है इनकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो ये एक जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑन बोर्ड लिया है, और उनके ऑन बोर्ड लेने के बाद ही उनकी तकर्री की गई है, और कहा यह जा रहा है कि अगले 1.5 बरस के अंदर स्पेसिफिक किस्म के कुछ जो है ना मुकदमात का फैसला जो है वो सामने आना चाहिए। ये उनका एक चैलेंज है, यही उनके ऊपर तो आज की जा रही है। जो आज रिपोर्ट हुआ है, यानी कल जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की बनीगाला में आर्मी चीफ के साथ और DG ISI के साथ, क्या वो भी इसके साथ रिलेटेड है, कोई इंटरकनेक्शन है या कुछ और मसाइल थे? अगरचे वो डिस्कशन तो ज्यादातर चाइना के दौरे के हवाले से और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन उसके अंदर जो एक तीसरा एजेंडा था
वो एहतसाब का अमल था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जिस तरीके से एहतसाब का निजाम चलाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अपनी कंसर्न जो है यकीनी तौर पे आर्मी चीफ के साथ भी और DGISI के साथ भी शेयर किए होंगे। और मुझे लगता ये है कि जो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप देखिएगा कि अगले 1-1.5 बरस के अंदर इस एहतसाब के मामले में इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। अदरवाइज वो जब इलेक्शन में जाएंगे तो वो किस नैरेटिव के साथ जाएंगे कि वो एहतसाब के अमल में फेल हो गए। एक और जो पॉइंट है जो उन्हें दिखाना पड़ेगा वो है गवर्नेंस और महंगाई के हवाले से। सलमान भाई, ये भी कोई छोटा इशू नहीं है, इसकी वजह से इनके ऊपर बड़ा फ्लैक जो है वो आ रहा है, तनकीद आ रही है। इसके बारे में क्या किया जा रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने देखा ना क्या रिपोर्ट दे दी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें कोई मेगा करप्शन के तो मामलात नहीं है। उसमें बुनियादी चीज जिसपे फोकस किया गया वो रूल ऑफ लॉ के, हाँ जी, वो रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपके यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, करप्ट लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा। तो यही तो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, जो वो कह रहे हैं कि करप्ट लोग जो है वो अभी तक अपने आप को पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस के तहत जो है वो बचे हुए हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि महंगाई तो इस मुल्क में है, इकोनॉमी की सूरत हाल भी है, लेकिन आप तो खुद बाहर बैठे हुए, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो एक क्रिटिकल इशू है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर सलमान भाई, जो कल आपने वाकया देखा होगा परसों जो प्रेसिडेंट बाइडेन का हुआ, उस पर भी सवाल महंगाई का ही हुआ था और उसने उसको बेचारे को गालियां दे दी। जी, आप देखें ना, जर्मनी के अंदर देखें, आप फ्रांस में देखें, आप बर्तानिया में देखें, आप हिंदुस्तान में देखें, हर जगह पर इन्फ्लेशन एक बड़ा क्रिटिकल इशू वर्ल्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में सामने आया है, और उसकी एक बड़ी वजह कोविड का कॉन्टेक्स्ट है ना। लेकिन आप ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पिछले 4-5 जो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर की सतह के ऊपर कुछ ट्रैक के ऊपर आई है और कुछ बेहतर इंडिकेटर आए हैं। लेकिन आप जानते हैं इसरार भाई, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क है, अगर इसका इम्पैक्ट नीचे नहीं आएगा जल्दी तो वो मुझे लगता है कि बड़ा सीरियस सवाल है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बहुत अच्छी की है कि सबसे ज्यादा जो तबका मुतासिर हो रहा है वो तनख्वाहदार तबका है, और उन्होंने खास तौर पे ये कहा है, आज शौकत तरीन साहब का पूरा इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 महीने अगरचे इन्फ्लेशन के रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इस बरस हम तनख्वाहदार तबके को ज्यादा मराद देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका फोकस है, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगला, फिर उसके बाद इलेक्शन ईयर है ना, अगर इन्होंने इन्फ्लेशन को डील ना किया, लोगों की जो परसेप्शन है उसको रीबिल्ड ना किया गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर लोग उनके लिए इंतखाबात में सवालियत को खड़ा करेंगे। यही मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नेंस के ऊपर इतने मसाइल क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनको कोऑपरेट इनके नहीं कर रही है, या इनका विजन नहीं है, क्या मसाइल क्या हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि गवर्नेंस के छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, जो कि आमतौर पे नॉर्मली ऐसे ही हो जाने चाहिए थे, वो ये हैंडल नहीं कर पा रहे। देखिए, एक बड़ा बुनियादी फिक्री मालता यह है कि अब गवर्नेंस के इश्यूज वफाक के इश्यूज नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये ज्यादातर सूबाई हुकूमतों के इशू हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में आपने उस्मान बुज़दार साहब को लगा दिया है, KPK में आपने महमूद खान को लगा दिया है। ये उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वजीर आला नहीं है, और ये जो कंट्रोल पॉलिसी है ना कि इस्लामाबाद से बैठ के KPK को चलाया जाए, तो बन गया नंबर 1 सर। देखिए, तो बन गया ना, वो बात बजा है, लेकिन आज भी आप बाहर निकले, परसेप्शंस देखे ना गवर्नेंस के हवाले से, तो आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार वीक है, महमूद खान वीक है। और मैं इसमें खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को जरा अकाउंटेबल करता हूं कि ये जो अप्रोच है ना कि इस्लामाबाद से बैठ के KPK को चलाया जाए और पंजाब को चलाया जाए, ये अप्रोच ठीक नहीं है। और ये आपको पता है कि इन्होंने कहा था कि हम आती लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएंगे, गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं हुए। अच्छा, फिर सिंध की गवर्नेंस भी हमारे सामने है। तो गवर्नेंस एक ओवरऑल इशू है पाकिस्तान की, जो, और उसके लिए हमें स्ट्रक्चर कुछ जिसे कहते हैं रिफॉर्म्स करनी है। अच्छा, उसमें ब्यूरोक्रेसी उनके साथ उस तरह से साथ नहीं दे रही, आपने देखा। फिर आपकी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो रही, आपकी FBR की रिफॉर्म्स नहीं हो रही, आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हो रही। और आप जानते हैं भाई, ये है कि ये क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पुलिस क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही है? क्या उनको कोई कहीं और से कुछ नजर आ रहा है? क्या वो समझ रहे हैं कि ये वन टर्मर्स हैं, ये चले जाएंगे अभी? देखिए, एक वजह तो ये है कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, ज्यादातर वो है जो पिछले 20 वर्षों से PMLN की सपोर्टर रही है, और PMLN ने इनको पॉलिटिकली यहाँ पे अपॉइंट भी किया हुआ है। तो एक तो हमदर्दी उनको लगती है कि शहबाज शरीफ जो स्पीड है, ये उसके साथ ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करते हैं, एक वजह ये है। दूसरी ये है कि जो अखाड़ पुछाड़ करते हैं ना उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब, आप किसी को स्टे नहीं करने देते। हर 2 महीने के बाद चीफ सेक्रेटरी बदलता है, फिर DPOs बदलते हैं, फिर सेक्रेटरीज बदलते हैं। अब आप देखिए ना कि आप 5 के करीब तो चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं। तो आपने भी ब्यूरोक्रेसी को उस तरह से खड़ा नहीं होने दिया, उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि वो आगे चल सके। और तीसरा मसला यह है कि आपका एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है,
उसकी वजह से आपका गवर्नेंस का फेलियर है, क्योंकि दुनिया में जहां जहां लोकल गवर्नमेंट होगी, जहां जहां लोकल गवर्नमेंट होगी, वहीं गवर्नेंस के इश्यूज को प्रॉपर एड्रेस किया जा सकता है। वैसे बाय द वे उस्मान बुज़दार के बारे में मैं कई दफा सोचता हूँ कि कितना लकी आदमी है कि एक वाहिद आदमी है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कभी नहीं सोचा कि इसको बदलना है। बाकी सब के बारे में वो सोच लेते हैं कि इसको बदल देंगे, और वो खुद हैरान हो रहा होता होगा कि मेरी इतनी क्वालिटीज तो मुझे नहीं पता जो प्राइम मिनिस्टर को पता है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मुझे पंजाब के एक सीनियर वजीर ने यह बताया था कि देखिए इमरान खान तब्दील हो सकते हैं लेकिन उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होंगे। अच्छा जी, फाइनली मुझे ये बताएं कि ये जो सदारती निजाम की बहस चल निकली है सलमान भाई, इसकी क्या वजह है? क्या वाकईतन इसके बारे में कहीं किसी क्वार्टर्स में आपसे तो जाहिर खबरों का इश्तराक होता होगा, कोई इस तरह की खबरें आ रही है कि सोचा जा रहा है या ऐसे ही? देखिए मैं पिछले अगस्त, जी इसार भाई, मैं अगस्त और सितंबर में एक एनडीयू के कोर्स में था, नेशनल डिफेंस ऑफ यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होता है नेशनल सिक्योरिटी का। वहां जितने एक्सपर्ट्स आ रहे थे वो हमारे प्रेजेंट सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सिस्टम जो है वो चल नहीं पा रहा। अच्छा, उनके जहन में भी एक मुतबादल सिस्टम के तौर पर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डिबेट रहती है, और ये हमारे यहाँ हर वक्फे से जो है ना, जब सिस्टम फेलियर की बात होती है तो लोग समझते हैं कि एक मुतबादल सदारती निजाम आना चाहिए। अच्छा, वो अब सवाल ये है कि सदारती निजाम तो आएगा एक लार्जर डिबेट के जरिए, आपकी आपकी जो है खास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल एलीट है बोर्ड लेंगे तो तब ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में ये खबरें हैं और लोग इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से डिबेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो केपीके के गवर्नर है शाह फरमान साहब, उन्होंने साबिर शाकिर के प्रोग्राम में कहा कि जी मुल्क के मसले का हल जो है वो सदारती निजाम है। और मैं कल 2-3 दिनों में मुख्तलिफ लोगों से मिला हूं जो हमारे एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके अंदर भी ये बात हो रही है कि जी सदारती निजाम की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बढ़ सकेंगे नहीं बढ़ सकेंगे, ये कैसे चलेगा, ये इस पे सवालिया निशान है। लेकिन मुझे लगता यह है कि एक पैरेलल डिबेट जो है ना पार्लिमानी निजाम के साथ साथ सदारती निजाम की चल रही है, और उसकी वजह यह है कि आपका पार्लिमानी निजाम फंक्शनल नहीं है। आप देखिए ना, आपकी पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, आपकी क्या उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो लगता यह है, और ये जो 18वीं तरमीम हुई है इस पे खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में ये तशवीश पाई जाती है कि इसके बाद फिर सूबाई जब इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी हो गई है तो वफाक का रोल जो है वो बहुत एलिमिनेट हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी सलमान भाई, आपसे हम इंशाल्लाह टाइम लेते रहेंगे, आपका शो भी देखेंगे इंशाल्लाह, और विश यू गुड लक एंड विश यू गॉड स्पीड। थैंक यू वेरी मच, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. Munga pahar maindar ke mina
कटा मुंह पला जिम्मेदार यू तरोड़ा तूफान मुंह तैयार यू जंगड़ो मसलो सारा जंग में रवान दे कल न तैयार समूम का रवान दे हर सोच के खिलाफ भी व्यस्तोरे बलटी दे लफ्जुनों के दरोग निश्ता यो हम बयान दे पदे तोर तैयारो तजवंद खो में तेर शोरणा लटून ओ मखामक सहर दे लड़ के दिखा आगे बढ़ के दिखा ये ऊंचाइयां सर कर